नमस्कार दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे रेगुलर भर्ती 2015 में आई थी चंडीगढ़ में। उसमें टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल का पेपर हुआ था, जिसमें पार्ट बी में मैथ आया था लगभग 33 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ये क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल पार्ट बी मैथ्स, जो पेपर 2019 में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2025 में हुआ था, इनके सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और एक चंडीगढ़ में अभी 2024 में एक रेगुलर भर्ती आई थी, उसमें नॉन मेडिकल का पेपर हुआ था, उसके सॉल्यूशन भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। द वेक्टर स्पेस formed by the solution space of the set x1 plus x2 plus x3 equal to 0, comma x1 plus 2 x2 equal to 0 and x2 minus x3 equal to 0 has dimension। तो इसकी डायमेंशन बतानी है क्या होगी। सॉल्यूशन स्पेस कौन सा बनेगा वो देखो एक बार। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 है। और तीसरी इक्वेशन है x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास इनको सोल्व करने पर क्या आता है, x2 इज इक्वल टू x3। हमें बतानी है इस सॉल्यूशन सेट की डायमेंशन बतानी है क्या होगी, या फिर हम ऐसा कहें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होंगे इसमें। अच्छा, अगर मैं x2 की वैल्यू चूज कर लेता हूं तो x3 की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखो x1 किसके बराबर, -2 टाइम्स ऑफ x2। तो कुल मिला के हमारे पास अगर x2 को मैं केवल a लिख देता हूं और x3 किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, और x1 किसके इक्वल है, -2 टाइम्स ऑफ दिस। जब x2 इज इक्वल टू a हो जाता है तो हमारे पास x1 x2 x3 का जनरल फॉर्म ये आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें x2 को चूज कर लेता हूं तो मेरे पास x3 भी आ जाएगा और x1 भी आ जाएगा। तो मुझे केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिला, x3 और x1 तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एक। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतनी ही डायमेंशन। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो जाएगा तो डायमेंशन एक हो जाएगी, तो ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। A tangent vector to level surface x square plus y minus z is equal to 4 at -3, 1, 6। तो लेवल सरफेस क्या दे रखा है ये देखो एक बार। लेवल सरफेस है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। अच्छा, इसको इस तरफ ले आते हैं, -4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन मान लेते हैं f, जो कि किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। ये फंक्शन मान लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड -4। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट से। तो हमें डेल एफ निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, करली एफ अपॉन करली एक्स कॉमा करली एफ अपॉन करली वाई कॉमा करली एफ अपॉन करली जेड से निकाल देंगे। और किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, एट -3, 1, 6 पर निकालना है। तो यहां से नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो देखो। पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये कंपोनेंट निकालते हैं, बाद में एक्स वाई जेड की जगह ये नंबर पुट कर देंगे। तो करली एफ बाय करली एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। बाकी तो 0 हो जाएंगे। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर ये चीज निकालने के लिए y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए तो 0। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और z का भी 0, 4 का भी 0। अब z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये भी 0 ये भी 0, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो z का
1 हो जाएगा, साथ में माइनस निशान भी है तो -1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डेल एफ। लेकिन हमें तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो x की जगह -3 रखते हैं। 2 इंटू -3, 1, -1, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास -6, 1, -1। हमें निकालना क्या है? टेंजेंट वेक्टर। ये निकालना हमें टेंजेंट वेक्टर। और ये क्या आया हमारा? नॉर्मल वेक्टर। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसकी 0 आएगी। -6, 1, -1 हमारे पास आया, -6, 1, -1। ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आया। हमें चाहिए क्या? टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर, अच्छा क्या इसकी डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर की प्रोडक्ट सेम के साथ 0 आ जाएगी? नहीं आएगी। ये तो नॉर्मल वेक्टर ही है, टेंजेंट वेक्टर तो नहीं है, तो इसको छोड़ दो। इसको ध्यान से देखोगे, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे कंपोनेंट क्या होंगे? 6, -1 और 1, इनकी मल्टीप्लाई करो, -36। 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -38 आया। आना क्या चाहिए? 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके साथ देखते हैं 730 और -12 के साथ -6, 1, -1 की डॉट प्रोडक्ट एक बार करके देखते हैं तो क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई किया तो -42, 30 की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो +30, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे माइनस माइनस +12, इनको जोड़ा तो 42, -42 कितना हो जाएगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आई? 0 आ गई। कौन से वेक्टर के साथ? बी ऑप्शन में जो वेक्टर दे रखा है इसके साथ। तो ये इसका टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इफ स्पैन ऑफ S over R is contained in R3, then which of the following vector is not in the span of S? कौन सा इसके स्पैन में नहीं होगा? तो एक काम करते हैं, अच्छा स्पैन लिख देते हैं इसका, तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल टू A इंटू 1, 1, 0 प्लस बी इंटू, हमने स्केलर मान लिए, ये ए और बी स्केलर मान लिए और इनके मल्टीप्लाई कर दे वेक्टर के साथ, मतलब ये हो गया ए यू प्लस बी बी। यू वेक्टर हमारा फर्स्ट वाला वेक्टर जो गिवन है, और बी वेक्टर कौन सा? जो सेकंड वेक्टर गिवन है हमें। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? a, 0 प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2b, बी, 3b। अब क्या करना है? बीच में जोड़ का निशान है, प्लस कर देते हैं कंपोनेंट वाइज। फर्स्ट वाले को फर्स्ट में जोड़ा तो क्या बन जाएगा? a प्लस 2b। सेकंड वाले को सेकंड में जोड़ा, a प्लस b, और थर्ड वाले को थर्ड में जोड़ते हैं तो 0 प्लस 3b कितना हो जाएगा? 3। अब 1 बाय 1 हम क्या करते हैं? 0, 0, 0 ये दे रखा है तो इसको इसके इक्वल रखते हैं, फिर सेकंड वेक्टर को रख के देखेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। इस तरीके से हम लगातार चेक करते जाएंगे कि देखेंगे कौन सा इसके स्पैन में आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, 0, 0, 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा? b की वैल्यू क्या आएगी? इसको कंपेयर किया तो 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के इक्वल रखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू पहले 0 तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब ये तो इसके स्पैन में है, ये तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसने पूछा कि कौन सा लीनियर स्पैन नहीं है इसका। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 3, 2, 3, 3, 2, 3 इसके इक्वल रखा। अच्छा लास्ट वाले कंपोनेंट को लास्ट के इक्वल रखते हैं, 3b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के इक्वल रखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू रखी इसमें 1, 1 को दूसरी तरफ भेज दिया, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। a की वैल्यू भी 1 आई, b की वैल्यू भी 1 आई। अब इसको देखो, फर्स्ट वाले कंपोनेंट को फर्स्ट के इक्वल रखते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। अब ये चेक करके देखोगी a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है? 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, 3। तो ये 3 के इक्वल आ रहा है, 3 इज इक्वल टू 3, मतलब 1, 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर ये 3, 2, 3, इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 इससे बटे वाले ऑप्शन से बच जाएंगे हम।
तो चलिए हम डी ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 3 को इसके बराबर रखते हैं। 1 2 3 को हमने क्या किया, इस वेक्टर के बराबर रखा। अब चेक करते हैं। अच्छा, थर्ड को थर्ड के इक्वल रखा तो यहाँ से बी की वैल्यू तो फिर से 1 आ जाएगी। यहाँ से सेकंड को सेकंड के इक्वल रखा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू तो a थी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखो, थर्ड टू सॉरी a प्लस टू बी इज इक्वल टू, फर्स्ट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल रखा, 1 के इक्वल। क्या a और b की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो इसको सोल्व किया लेफ्ट साइड में तो 3 इज इक्वल टू 1 आया। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब हम 1 2 3 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर इसको नहीं लिख सकते तो उसने यही पूछा था किसमें हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 आर इन AP then they lie on circle, parabola, line और ellipse। अगर तीन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर AP में है तो वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, पैराबोला के, लाइन के या फिर एलिप्स के, किसके ऊपर लाई करेंगे। अब Z1 Z2 Z3 ये तीन नंबर AP में दे रखे हैं। AP में होने का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ Z2 किसके इक्वल है, Z1 प्लस Z3 के इक्वल है, यही है। अच्छा, अगर मैं इसको प्रॉपर सोल्व करूं, यहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं, यहां से भी कह सकते हैं हम, यहां से भी हम कह सकते हैं कि Z2 जो है वो इनका मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उनका मिड पॉइंट है। मतलब ये कुछ ऐसे Z1, यहाँ पे Z3 और इसके बीच में क्या है, Z2 है। तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z3। अगर इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, Z को x प्लस आयटा वाई के फॉर्म में लिखना है तो वो भी देख लो, Z1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस आयटा y1 और Z2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 प्लस आयटा y2 और Z3 हम मान लेते हैं किसके बराबर है, x3 प्लस आयटा y3 के बराबर। और इन तीनों को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस आयटा y2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू रखते हैं और Z3 की वैल्यू रखते हैं तो x2 प्लस आयटा y2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x2 प्लस 2 आयटा y2 इज इक्वल टू, अच्छा जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, x1 प्लस x2 बचेगा, इमेजिनरी पार्ट आयटा कॉमन लिया, y1 प्लस y2 बचा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2x2 किसके इक्वल आया, x1 प्लस x2 के, और यहाँ से क्या आया, 2y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के इक्वल आया। सॉरी यहाँ पे y3 था बच्चे, ये y3 था इधर, ये y3 है और x3 है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो x2 के कंपोनेंट आए वो क्या है, x1 प्लस x3/2, और जो y2 के कंपोनेंट आए वो क्या है, y1 प्लस y3/2। इस 2 को नीचे ले गए तो जो कुल मिला के जो z आया हमारा, Z2 को हम क्या कर सकते हैं, x2 प्लस आयटा y2 को हम इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, x2/2। तो x2/2 की वैल्यू इसमें रखिए, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2 बन जाएगा। ये इसको ध्यान से देखोगे ये तो मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं है, ये तो इन दोनों के मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो Z2 है वो Z1 और Z3 को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कंपोनेंट है। तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस।
अच्छा, हमें स्लोप निकालना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर, और पी क्यू लाइन का हम स्लोप निकालें तो कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दो कंपोनेंट ऐसे दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? सेकंड कंपोनेंट को सेकंड में से माइनस किया और फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में से माइनस किया। तो हम भी इसमें ऐसे ही करते हैं, 7 में से क्या माइनस किया? 3 को -3 को माइनस कर दिया, और फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट कंपोनेंट माइनस किया, 3 में से -1 को माइनस कर दिया। तो ये किसके इक्वल बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कैंसिल करके 5/2 आया। ये तो पी क्यू लाइन का स्लोप आया, हमें तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकाल लेंगे? अब दोनों, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। मान लिया m1, ये m1 की वैल्यू आई, तो m2 की वैल्यू निकालनी हमें। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखो, अब m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और 5/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -2/5 आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा -2/5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज। अच्छा, अगर इंटरसेप्ट दे रखे हैं, x इंटरसेप्ट है -3 और y इंटरसेप्ट दे रखा है 2। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि जो हमारे पास लाइन है वो एक्स एक्सिस को -3 यूनिट दूरी पर काटती है ओरिजिन पे। देखो 1 2 3, -3 पॉइंट है तो -3 पर काटती है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? वाई एक्सिस को 2 यूनिट्स पर काटती है, 2,0 पे। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारे पास मिलेगी। अगर ये इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ए दे रखा हो और वाई इंटरसेप्ट बी दे रखा हो, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देते हैं, तो x/-3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। लेट T be a linear transformation from R2 to R3 given by T of x1, x2 is equal to this. Then dimension of vector space या फिर image of T डायमेंशन बतानी है या फिर रेंज की डायमेंशन बतानी है, तो हम क्या करेंगे? जो ये मैट्रिक्स, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है x1, x2 पे ऑपरेट करते हैं, तो नंबर एलिमेंट कौन सा आएगा? x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, x2, ये आया। अच्छा, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? तो हम क्या करेंगे, जो आर मैट्रिक्स है R2 से R3 तक है, जिसकी स्टैंडर्ड बेसिस है उसकी इमेज निकालो, T ऑफ 1 0। स्टैंडर्ड बेसिस कौन सी है? 1 0, और 0 1 है, तो 1,0 की इमेज निकाली तो क्या आ जाएगा? पहले दोनों का जोड़, फिर दोनों का डिफरेंस, फिर लास्ट वाला ऐसे कैसा, और 0 1 की इमेज निकाली तो किसके इक्वल आएगी? पहले दोनों का जोड़ 1, फिर इसमें से माइनस किया तो -1, और फिर लास्ट वाला कंपोनेंट ऐसे कैसा। अब हमें ये चेक करना है, ये इमेज तो आ गई, अब इस इमेज की हम मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 1 0 1 -1 1, ये कॉलम मैट्रिक्स बनी हमारे पास 3x2 की। अब इस मैट्रिक्स का रैंक देख लेते हैं, वह इसकी रेंज सेट की डायमेंशन होगी। रैंक का देखोगे या, अच्छा 3 तो रैंक नहीं हो सकता, 3 रैंक होने के लिए तो हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। तो इसका रैंक या तो 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा। अच्छा, 2 रैंक कब होगा? जब हमारे पास 2x2 का एक डिटरमिनेंट मिल जाए जिसकी वैल्यू कितनी है? नॉन जीरो। तो हम एक बार इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। 2x2 के 1 1 1 -1, इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -1, इसको मल्टीप्लाई किया तो -1, दैट इज -2 आ जाएगा। नॉन जीरो आया तो रैंक कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।
रैंक 2 गया मतलब इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी वेक्टर स्पेस की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स दे रखी है, वर्टेक्स 0 0 है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, और पासिंग पॉइंट दे रखा है वो क्या है 2 -3 पासिंग पॉइंट, पासिंग थ्रो 2 -3। अब पैराबोला या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से, और या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस गिवन है। तो ऐसे पैराबोला की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पासिंग पॉइंट ये दे रखा है तो ये रख देते हैं हम पासिंग पॉइंट रखा है इसमें, x की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर 4 1 गुणा में -3, 4 से 4 कैंसिल किया, a को a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 को दूसरी तरफ भेज के -1/3। अब a की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -1/3y, जो कि -4/3y हो जाएगा, -4/3y। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, लेट जी बी अ ग्रुप, G is equal to Z4 cross Z6 and H be a subgroup of G generated by 0,1। H एक सबग्रुप दे रखा है, G ग्रुप है किसके इक्वल है Z4 क्रॉस Z6 के इक्वल, और जो H सबग्रुप है वो 0,1 से जनरेटेड है। तो हमें बताना है कि G बाई H का ऑर्डर क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो हमें ऑर्डर ऑफ H चाहिए और ऑर्डर ऑफ G चाहिए। ऑर्डर ऑफ H कितना हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ G कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर देख लो 4 और दूसरे वाले का ऑर्डर कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ H देखना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, जितना ऑर्डर इस एलिमेंट को होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे जनरेटेड है, साइक्लिक सब ग्रुप है, तो इसके ऑर्डर के बराबर ही इस सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। अगर हमें इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए कोमा बी, तो ये किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी। मतलब ए का ऑर्डर निकालेंगे, बी का ऑर्डर निकालेंगे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में और उनका एलसीएम ले लेंगे। ए का ऑर्डर कितना होगा, जीरो का ऑर्डर कितना होगा Z4 में, जीरो बिलोंग्स टू Z4, और जीरो का ऑर्डर क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया। अब बी जो एलिमेंट है वो 1 है, 1 बिलोंग्स टू Z6। अब Z6 में 1 का ऑर्डर कितना आएगा, मतलब 1 को खुद से कितनी बार ऑपरेट करेंगे कि वो आइडेंटिटी दे दे, तो 6 बार ऑपरेट करेंगे तभी वो आइडेंटिटी आएगी। तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 6। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ऑर्डर ऑफ 0, सो ऑर्डर ऑफ 0,1 इज इक्वल टू 6। और यही तो H का ऑर्डर है, यही तो H का ऑर्डर है 6। क्यों? क्योंकि H 0,1 से ही तो जनरेट हो रहा था। तो ऑर्डर ऑफ G कितना आया था हमारे पास 24 था, ऑर्डर ऑफ H कितना आया 6 आया, दोनों को कैंसिल किया तो 4 आ जाएगा G बाई H का ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए कैप, और ए कैप क्या है, जिसके डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। इस केस में क्या हो जाएगा 1 2 2 आई प्लस 2j प्लस 2k। ये तो ए वेक्टर दे रखा है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के कंपोनेंट क्या है, के कंपोनेंट का कोफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 1/3 और आई प्लस 2j प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें ग्रेडियंट और निकालना रह गया। अब एफ फंक्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब,
एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ये फंक्शन है। इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट मतलब करली एफ निकालना है। ये कैसे आएगा, करली एफ बाय करली एक्स कोमा करली एफ बाय करली वाई कोमा करली एफ बाय करली जेड। अब किस पॉइंट पे निकालना है, वो ये पॉइंट है 2 कोमा -1 कोमा 1, मतलब डेल एफ हमें इस पॉइंट पर निकालना है। चलिए इसका डेरिवेटिव क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां से क्या आएगा वाई स्क्वायर, और ये तो 0 ही हो जाएगा। चलिए आगे, अब y का डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका, तो x तो ऐसे कैसा रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ से तो 2y बन जाएगा। यहां से y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बचेगा, क्या जेड क्यूब कोमा। अब पूरे का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये तो कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसमें y जेड क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं तो y तो ऐसे कैसा, पावर 3 आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3y जेड स्क्वायर। अब निकालना किस पॉइंट पे है, एट 2 -1 और 1 पे, तो y की जगह -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1 कोमा 2, x की जगह 2 रखो, y की जगह -1 रखो, प्लस z की जगह 1 रखो, 1 का क्यूब हो जाएगा, कोमा 3 इंटू वाई की जगह -1 और z की जगह क्या रखना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा 1, ये कितना हो गया -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3, इसको सोल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, ये भी -3। तो कुल मिला के हमारे पास डेल एफ इस पॉइंट पे ये आ गया। और ए वेक्टर क्या दे रखा था हमारे पास, ए वेक्टर के साथ, बल्कि ए के यूनिट वेक्टर के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी है इसकी, डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ की वैल्यू क्या आई 1 -3 -3 डॉट। अब जो आई कैप का जो कंपोनेंट है वो क्या दे रखा है 1/3 1 2 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1,2,2 1/3 को तो बाहर लिख लेते हैं। अब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 -2 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -6, और इसकी मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, ये भी -6, ये कितना आ जाएगा -11/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, -11/3, -11/3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। If number of element in set A is equal to 115, number of element in set B is 326। सेट A में 115 एलिमेंट है, सेट B में 326 एलिमेंट है, और सेट A माइनस B में 47 एलिमेंट दे रखे हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। अब A यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के एलिमेंट माइनस कर देंगे। तब एक काम करते हैं, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B लिखा हुआ है इसका फार्मूला लगाते हैं। ये किसके को लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, जो कि 47 के इक्वल दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू पता है, ये क्या है 115 दे रखी है, ये रख दी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 47। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ, तो कुल मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 115 माइनस 47, और माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 68। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें पता है 115 है, बी में 326 है, और इंटरसेक्शन में 68 है। इनको जोड़ के माइनस कर देते हैं, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 441 माइनस 68, और ये कितना आ जाएगा 373। यूनियन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 373, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है। चलिए एक बार देखते हैं इस फंक्शन को। ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के इक्वल दे रखा है एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो एक बार। इसके जो x का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है,
हाफ का स्क्वायर ऐड किया और हाफ का स्क्वायर माइनस कर दिया और बाकी बचा हुआ ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये तो फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -1/4 -6। इसको सोल्व करते हैं एलसीएम 1 लेके, तो कितना बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -25/4। अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी कि नहीं बनेगी? ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये इसमें से दोनों तरफ माइनस कर देता हूँ 25/4। ये तो ऐसे कैसा था 25/4, इसमें से दोनों तरफ से माइनस कर दिया। अच्छा ये तो हमारा फंक्शन ही तो बन गया, यही तो बन गया ये जो ये था। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू -25/4 आ गई। ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, और इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा -6.25 समथिंग आ जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज सेट हो जाएगा -6.25 से लेकर इंफिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव? इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन आर से आर तक। अच्छा चलो ग्राफ से करते हैं इनको। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है हमारे पास, ऐसा होता है ये तो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसमें क्या होगा, वन पे वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, वन का स्क्वायर वन आएगा, -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, वन आएगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो फंक्शन वन वन तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन में चेक करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू भी 16 है और एफ ऑफ टू की वैल्यू भी 16 है। डिफरेंट एलिमेंट बट सेम इमेज, तो ये भी वन वन नहीं है। चौथा ऑप्शन चेक करो एक बार, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, मोड एक्स के इक्वल दे रखा है। वन की इमेज क्या आएगी, वन का मोड दैट इज वन, और -1 का मोड चेक करेंगे तो क्या आएगा, -1 का मोड भी वन आ जाएगा। एलिमेंट डिफरेंट थे लेकिन उनकी इमेज क्या आ गई, सेम, तो ये भी फंक्शन वन वन नहीं है। तो फंक्शन वन वन कौन सा होगा, ऑप्शन बी दैट इज ई रेज्ड पावर एक्स इज वन वन। अगर हम इसको ग्राफ से करते, जैसे मैंने पहले ग्राफ बनाया ये, अगर हम इसको ग्राफ से करते, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है। वन वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कितनी मर्जी लाइन ड्रॉ करो, और ये चेक करो कि मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ करी हमने, ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर काट रही है, 2 पॉइंट्स पर। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर ये लाइन काटती है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। जैसे इसके केस में एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रही है ये लाइन, तो फंक्शन वन वन नहीं है। और जो डी ऑप्शन था मोड एक्स वाला, मोड एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ये वी जैसा बनेगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो ये 2 पॉइंट पर तो काटेगी काटेगी, कितने मर्जी ऊपर ले जाएं ग्राफ को और कहीं मर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स पर ही काटेगी। ग्राफ को काटनी कितने पर चाहिए थी, एक पर, तो ये भी वन वन नहीं है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 दे रखा है, 16 मतलब y की वैल्यू 16 है, बीच में कहीं 16 भी होगा, 15 ऐसे 15 16 भी आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू 16 आ जाएगी इधर। और इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब कोइंसिडेंट लाइन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हमें तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था, तो इसलिए ये तीनों वन वन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सेकंड, ई रेज्ड पावर एक्स वन वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पॉइंट्स these are not collinear only when, तो किस पॉइंट के लिए, किस ए की वैल्यू के लिए कोलिनियर नहीं होंगे? अच्छा कोलिनियर कब होते हैं, जब इनका स्लोप क्या आ जाता है, जैसे ए बी और सी, ये 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब स्लोप निकाले हम ए बी का और ए सी का स्लोप निकालते हैं और ये स्लोप इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कोलिनियर। अगर ये बराबर ना हो तब हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। तो चलिए पॉइंट लिखते हैं पहले हम, पॉइंट क्या क्या है, a+5
कोमा ए माइनस 4, मान लिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए माइनस 2 कोमा ए प्लस 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कोमा ए। हमें नॉट कोलिनियर चाहिए, नॉट कोलिनियर मतलब हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी नॉट इक्वल वाली। तो हम पहले इन दोनों का स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला भी बताया था, क्या कि अगर x1 y1 और x2 y2 हमारे पास ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब सेकंड कंपोनेंट को सेकंड में से माइनस करो अपॉन फर्स्ट कंपोनेंट माइनस फर्स्ट कंपोनेंट। तो ए बी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगा, सेकंड में से सेकंड माइनस किया ए प्लस 3 माइनस ए प्लस 4 अपॉन इसमें से ये माइनस करो ए माइनस 2 माइनस ए माइनस 5, ए से कैंसिल, ऊपर 7 बचा, ए से ए कैंसिल, नीचे माइनस 7 बचा, ये कितना है -1 आया। तो अब ए से सी का स्लोप ज्ञात करो, ए सी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी, सेकेंड कंपोनेंट में से सेकेंड कंपोनेंट माइनस करना है, ए माइनस ए प्लस 4 अपॉन फर्स्ट में से फर्स्ट कंपोनेंट ए प्लस सॉरी ए माइनस ए माइनस 5, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 4 अपॉन -5 बचेगा। क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं, ये तो हम ए की कोई मर्जी वैल्यू रखें ये तो तब भी बराबर नहीं होंगे। तो मतलब ए की ये किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो उसने क्या पूछा, हम ए की क्या वैल्यू रखें कि ये पॉइंट कोलिनियर ना हो। हम ए की वैल्यू 3 रखें, 4 रखें या फिर 5 रखें या फिर कोई भी रियल नंबर रखें। अभी हमने चेक किया कि कोई मर्जी नंबर रखो, ये दोनों पॉइंट तो बराबर नहीं आ सकते, नंबर बराबर नहीं आ सकते, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन कॉमन रेशो इज। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 1, मतलब ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। सम ऑफ थर्ड टर्म ए प्लस ए 5 इज इक्वल टू 90 दे रखा है। ए 3 किसके इक्वल होता है, ए आर स्क्वायर, और ए 5 किसके इक्वल होता है, ए आर 4 इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखने के बाद क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 90। यहां से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 90 को इस तरफ ले आएंगे तो r4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0 बनेगा। अब हम इस इक्वेशन में आर स्क्वायर की जगह y रख लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -90 आए और उन नंबरों को जोड़े तो प्लस का 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो गए, 10 की गुणा -9 के साथ करेंगे 90 और इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। तो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 9y माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन लिया, y प्लस 10 बचा, यहाँ से -9 कॉमन लिया तो y प्लस 10 बचा जो कि 0 के बराबर आएगा। ये दो ब्रैकेट फिर से सेम आई तो y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई -10 और y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू आने का मतलब क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू -10 आई और आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आई। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम -10 को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, दोनों तरफ रूट किया तो हमारे पास कितना बनेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो कॉमन रेशो आ गया हमारे पास +-3। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हमारा आंसर कितना आएगा +-3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट। फोर्थ टर्म ऑफ एपी, फोर्थ टर्म मतलब A4 किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। आगे, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। जो सेवंथ टर्म है वो थर्ड टर्म के 2 गुणे से एक ज्यादा है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, यहां से क्या बनेगा, A4 किसके इक्वल होता है एपी में, a प्लस 3d के इक्वल, a इज इक्वल टू 3a। ए को उस तरफ भेज दो, 3d इज इक्वल टू 2a बन जाएगा, 3a में से एक a माइनस करके।
अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। a7 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 इंटू a3 की वैल्यू रखो इसमें, a प्लस 2d प्लस 1, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 4d प्लस 1। 4d को इस तरफ भेज देते हैं और a को इस तरफ भेज देते हैं। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2a माइनस a प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आया, 2d बराबर a प्लस 1 के इक्वल आ गया। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल दूं, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2d आ जाएगी। इसमें पुट कर देते हैं a की वैल्यू, इसमें पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2d इज इक्वल टू 3/2a इंटू a की जगह सॉरी d प्लस 1। a की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। हमें क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। d की वैल्यू चाहिए तो हमें d को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। 2d माइनस 3/2d इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/2 d इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/2d इज इक्वल टू 1 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 आयोटा। जब भी हमारे पास ऐसे आ जाए, रूट इमेजिनरी आ जाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर दो इनिशियल कंडीशन दे रखी है ये वाली, तो हमें सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। इनिशियल कंडीशन क्या है, y 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, और डेरिवेटिव की 0 पे वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहां से हमें मिलेगी c1 c2 की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह 0 रखते हैं। x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। c1 cos ऑफ 2 इंटू 0 प्लस c2 साइन ऑफ 2 इंटू 0। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 के साथ c2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ये क्वांटिटी तो पूरी 0 हो गई। यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, कोस 0 पे वैल्यू कितने थे, 1, तो c1 की वैल्यू तो 1 आ गई। अब c2 पे चेक कर लेते हैं। c2 की वैल्यू सॉरी c1 की वैल्यू तो 1 आ गई। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, c1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x में कन्वर्ट हो गया c1 की वैल्यू रखने के बाद। अब क्या दे रखा है, डेरिवेटिव की वैल्यू 2 दे रखी है 0 पे, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, y डैश इज इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x। फिर हमें 2x का डेरिवेटिव करना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने 2 आगे लिख दिया। अच्छा, ये c2 तो ऐसे कैसा, साइन 2x का डेरिवेटिव करना है, cos 2x हो जाएगा और फिर अंदर वाले 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, y डैश की वैल्यू 0 पे कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हम x की जगह इसमें 0 रखते हैं, तो डेरिवेटिव की वैल्यू तो x की जगह 0 रखने पर क्या आ जाएगी, 2, विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू c2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, cos ऑफ 2 इंटू 0। ये तो कितना बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो बना 2c2 प्लस, अच्छा यह कितना बनेगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो कुल मिला के हमारे पास ये बचा, यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 दैट इज 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो y इज इक्वल टू cos ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x, ये हमारे सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द लाइन इंटीग्रल दिस ओवर लाइन सी फ्रॉम 10 to 01। अच्छा, इंटीग्रल देखो एक बार, इंटीग्रल सी निकालना है, x डी एक्स प्लस एक्स
वाई डी वाई। और कहां से कहां तक निकालना है? 1 से 0 और 0 से 1 तक। एक काम करो, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकाल लो पहले। स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्या आ जाएगा? सेकंड कंपोनेंट माइनस सेकंड अपॉन फर्स्ट कंपोनेंट माइनस फर्स्ट। स्लोप तो आ गया -1। अब अगर पासिंग पॉइंट x1 y1 है और स्लोप m है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x1 y1 अगर पासिंग पॉइंट है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होती है। वैल्यू रखो इसमें। पासिंग पॉइंट हमें पता है 1,0 है तो x1 की जगह 1, y1 की जगह 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू m की जगह क्या रखना है? -1। अभी स्लोप -1 निकाला था, x माइनस 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंदर मल्टीप्लाई किया -x प्लस 1। एक्स वाई की वैल्यू तो ये आ गई। अच्छा, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं तो dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। चलिए, इसको ध्यान में रखते हुए dy की वैल्यू ये है dx, ऊपर रख देते हैं। जो हमें इंटीग्रल निकालना था, इंटीग्रल ओवर c, ये किसके को आ जाएगा? x dx। तो ऐसे कैसा रखो? आगे प्लस x। y की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, क्या आई थी? y की वैल्यू ये आई थी -x प्लस 1, जो लाइन से आई है -x प्लस 1। फिर dy है, dy की वैल्यू अभी निकाली थी माइनस ऑफ dx थी। अब यहां से ये किसके को आ जाएगा? c इंटीग्रल ओवर c। यहाँ भी dx है, यहाँ पर dx है, तो dx को कॉमन ले लेते हैं, प्लस x। अच्छा, ये -1 है, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 1, और पूरे के बाहर हम dx लिख देते हैं। अब जो हमारा जो पॉइंट दे रखा था 1 0 से लेकर 0 1 तक जाना है, मतलब जो x की वैल्यू वो चेंज कहां से कहां तक हो रही है? 1 से 0। अब हमारा पूरा इंटीग्रल भी कहां पे कन्वर्ट हो गया है? x में। तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से 0, ये लिमिट आ जाएगी इसकी। चलिए, इंटीग्रल 1 टू 0, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x ऐसे कैसा? x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -x, साथ में dx। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3। लिमिट पुट कर दो 1 से 0। लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा? 0³/3 -1³/3। ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1/3। तो ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमा वेयर। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा कब होता है, कैसे चेक करते हैं? पहले तो हम डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। मान लिया क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, x1 आ गया, तो हम क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस x1 पे चेक करते हैं कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये x1 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ। इसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना है। डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे हम, जो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। मान लिया x1 क्रिटिकल पॉइंट आया, अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। अगर ये नेगेटिव है तो जो x1 आएगा वो x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अब ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सी कंडीशन ठीक है मैक्सिमा के लिए? वो देखो, फंक्शन 0 होना चाहिए, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये तो मिनिमा की कंडीशन है। इसमें देखो, फंक्शन 0 होना चाहिए, अगर फंक्शन ही 0 होगा तो सारी 0 हो जाएगा। ये कंडीशन देखो, डेरिवेटिव तो 0 हो लेकिन डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो? नेगेटिव हो, तो ये कंडीशन ठीक हो जाएगी मैक्सिमा के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको y मान लेते हैं, दोनों तरफ log ऑपरेट करते हैं, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। इस पावर x को हम आगे ले आते हैं प्रॉपर्टी लगा के, तो क्या हो जाएगा? x log ऑफ
x किसके बराबर आएगा, log y के। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, फिर y का करना है तो y डैश बराबर। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और सेकंड फंक्शन ऐसे कैसा प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इससे ये कैंसिल किया तो इधर बचा 1, तो कुल मिला के log ऑफ x प्लस 1 बचा इधर। हमें चाहिए क्या, क्या निकालना है ये देखो, हमें डेरिवेटिव चाहिए मतलब y डैश चाहिए, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस y को इधर भेज देते हैं, y इंटू log ऑफ x प्लस 1, और y किसको माना था, x की पावर x को, और ये किसके इक्वल आ गया, इसके। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा ये देख लेते हैं, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं हम एक बार, -2x³ -9x² -12x प्लस 1। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव है ये चेक करना है। तो डेरिवेटिव किया इसका x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा, -6x² -18x -12, यहाँ से -6 कॉमन ले सकते हैं हम, बचेगा क्या, x² प्लस 3x प्लस 2 बचेगा, -6 ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर बनाते हैं हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बन जाएंगे इसके फैक्टर। ये डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, अब हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 से बड़ा रखना है, तो 0 से बड़ा रख देते हैं। अब ये पूरी टर्म 0 से बड़ी कब होगी, -6 को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, जब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी हो जाएगी। अच्छा, साइन क्यों बदला, क्योंकि हम माइनस साइन के साथ जो यहाँ पे -6 है इसको हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, या फिर दोनों तरफ हम -6 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें चेक करना है x प्लस 1 और x प्लस 2 की प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी, वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। पहले इस फैक्टर को हम 0 रखते हैं, 0 रखने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और दूसरे को 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -2। इनको हम रियल लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं, छोटा नंबर पहले उसके बाद बड़ा नंबर, एक कर्व बनाते हैं जो इन पॉइंट से पास हो रही है। हमेशा राइट साइड से शुरू करनी है, ऊपर से शुरू करनी है, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लिखना शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए। ये नेगेटिव कब होगी, जहां पर ये माइनस का निशान है, माइनस का निशान किसके बीच में है, -2 और -1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, जब जब x बिलोंग्स टू -2 टू -1 तब तब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तब तब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तब तब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, जब तक हमारी x की वैल्यू -1 से -2 से -1 के बीच में रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, for any real number x the value limit n tends to infinity of x raised to power n upon n factorial, limit n tends to infinity x raised to power n upon n factorial। इसकी लिमिट चेक करनी है फॉर एनी x, x की कोई मर्जी वैल्यू रखें। तो एक काम करो कि हम रेशो टेस्ट लगा देते हैं इस पर। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम मोड ऑफ an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट निकालते हैं, वो इसी की लिमिट के बराबर आती है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, an प्लस 1 की वैल्यू, an क्या है यहाँ पे, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जो ये सीक्वेंस दे रखी ये है। an प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और an की वैल्यू इसके नीचे रख दो, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, साथ में मोड भी रखना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, और x की पावर नीचे आ जाएगा। फैक्टोरियल खोल देते हैं जहां तक खुल रहे हैं, यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे x की पावर n है, तो ऊपर एक x बच जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल है,
तो हम n+1 को एक बार खोल देते हैं n फैक्टोरियल तक, इससे ये कैंसिल हो गया, तो साथ में मोड भी है इसके, और तो ये बचेगा x/n+1। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं हम, इसकी लिमिट क्या आएगी, ये तो 0 की तरफ जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारी सीक्वेंस है वो भी 0 की तरफ जाएगी, तो उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 10 persons were arranged in a circle. The probability that two particular persons standing adjacent to each other is, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 10 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों को बिठा दिया। अब 10 लोगों को, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट है, इनको बिठाने के कितने तरीके हैं, 10-1 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल तरीके हैं, मतलब ये टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास, टोटल तरीके तो ये है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि एडजेसेंट दो पर्सन है, टू पर्टिकुलर पर्सन, कि दो आदमी ऐसे हैं जो इकट्ठे ही आएंगे, इकट्ठे ही बैठेंगे, वो आगे पीछे बैठ सकते हैं, दाएं बाएं बैठ सकते हैं, लेकिन आएंगे इकट्ठे। मान लिया कि ये वो दो बंदे ये हैं, कौन से, ये वाले, ये हमेशा इकट्ठे आएंगे, तो हम इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं, इस ब्लॉक को अरेंज करेंगे बाकियों के साथ, तो कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमें 9 पर्सन को अरेंज करना है सर्कुलर ऑर्डर में। उसको अरेंज करने के तरीके क्या है, 9-1 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल। लेकिन जो ये दो बंदे फिक्स बैठे हैं, जो इधर बड़ा बंदा है, फर्स्ट बंदा है, वो इधर भी तो बैठ सकता है, वो ये इधर बैठ सकता है, तो दो तरीके ये हो गए, तो ये आ गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो गए, ये, और टोटल आउटकम्स 9 फैक्टोरियल थे। 9 फैक्टोरियल को हम एक बार खोल देते हैं, 8 फैक्टोरियल गुना में 2/9 गुना में 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल किया तो कितना बचेगा, 2/9। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। द इनइक्वालिटी mod of z-2 लेस देन इक्वल टू, mod of z-2 इज लेस देन इक्वल टू mod of z-4, ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है ये देखना है हमें। हम z को मान लेते हैं x प्लस आयटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x प्लस आयटा y-2 लेस देन इक्वल टू x प्लस आयटा y-4। हम रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब x-2 रियल पार्ट है इसमें, इसको एक साथ लिखा, इसका मोड निकालना है, इसको भी एक साथ लिखो, x-4 प्लस आयटा y। अब मोड देखो, इसका मोड क्या है, मोड क्या होगा इसका, x-2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर लेस देन इक्वल टू, इसका मोड क्या होगा, अंडर ऑफ x-4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये और ये ऐसे कैसे, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं साथ के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस 8x को इधर ले आते हैं, 8x माइनस 4x लेस देन इक्वल टू, इस 4 को इधर भेज देते हैं, 16 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 4x लेस देन इक्वल टू 12, और x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 आई। अब जो नंबर माना था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, ये हमारा क्या था, रियल पार्ट था, किसका, z का, तो जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू, ये 3 आएगा, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ये ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें लिमिट निकालनी है x टेंस टू इन्फिनिटी पे, किसकी, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की, इसकी लिमिट निकालनी है x टेंस टू इन्फिनिटी पे। अच्छा रेशनलाइज कर देते हैं इसको, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने पर क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये तो ऐसे कैसा है, इसका साइन चेंज करके बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा बन गया, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा,
तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, इन्फिनिटी पे निकालनी है लिमिट, ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, यस ऐसे कैसा, ठीक है। अच्छा इससे ये कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, ये बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाली टर्म ऐसे कैसी, प्लस है बीच में प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल किया तो ऊपर 1 बचा। और x की वैल्यू, x की लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये 1 अपॉन ये है तो ये क्वांटिटी कहाँ पे जाएगी, जीरो की तरफ। जितना बड़ा हम डिनोमिनेटर करते जाएंगे उतनी छोटी वैल्यू आती जाएगी, तो कुल मिला के इसकी लिमिट क्या आएगी, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये 3 एफ एक्स वाई जेड दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो हमें ग्रेडियंट निकालना है एफ का, किस पॉइंट पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 पे निकालना है। डेल एफ किसके बराबर होता है, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई और करली एफ बाई करली जेड के। निकाल देते हैं। अब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6x साथ में वाई तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा इसमें। आगे इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 3x², यहाँ पे y का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3y² बनेगा और z², ऐसे कैसा, कोमा। अब z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे z वाली क्वांटिटी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 और डेरिवेटिव रह गया इसका करना, माइनस वाई क्यूब, तो ऐसे कैसा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और साथ में z एक पावर कम हो जाएगी। तो ये इसका ग्रेडियंट आ गया। हमें तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह -2, z की जगह -1, इस पॉइंट पे निकालना है। तो निकाल देते हैं, क्या बनेगा, 6 इंटू 1 इंटू -2 कॉमा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कॉमा -2 इंटू वाई क्यूब दैट इज -2 क्यूब इंटू जेड दैट इज -1। अब इनके गुणा करने के बाद क्या आएगा, -12, इसको सोल्व कर दे तो 3। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 4 की 1 के साथ गुणा करेंगे 4 और 3 के साथ गुणा करेंगे 12, साथ में माइनस का निशान भी है। इसको चेक करो एक बार, माइनस माइनस तो प्लस हो गई है 2, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर 3 करेंगे तो -8 बनेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा माइनस का 16, तो कुल मिला के -12 -9 -16 इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं तो ये आ जाएंगे -12i -9j -16k। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, let x be this set 0, 1 union 2, 3 and f be a continuous function on x such that derivative f dash x equal to 0 for all x। अगर हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है लेकिन सेट हमारा कनेक्टेड नहीं है, सेट दे रखा है हमारा x इज इक्वल टू 0, 1 यूनियन 2, 3। ऐसा भी हो सकता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू सिंपल कांस्टेंट फंक्शन है a, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे a है यहाँ पे b है, यहाँ पे a कब होगी, जब x बिलोंग्स टू 0, 1 और x बिलोंग्स टू 2, 3। तो ऐसी हमारे पास मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती है फंक्शन की एट मोस्ट, देन रेंज ऑफ एफ एच, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट आएंगे इसकी रेंज में, मैक्सिमम एक भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे, तो थर्ड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0 से 90 के बीच में।
अच्छा, पोलर कर्व का एरिया निकालना, तो एरिया किसके इक्वल होगा, 1/2 जो भी लिमिट है अल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। रखो आर की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है π/2। तो 0 से π/2 तक हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर क्या है, ये मतलब इसका स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, बस जो भी आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। अच्छा, दोनों का स्क्वायर करेंगे 2a² हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे पावर 2 है, इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 को इस तरफ भेज के, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos ऑफ 2x/2। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू बदल देते हैं यहाँ से। तो 1/2 तो ऐसे कैसा, ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² बनेगा 0 से π/2। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी बताई मैंने क्या, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से बटे में 2 है, इस 2 को भी बाहर ले आते हैं, तो कितना बन जाएगा 4a² अपॉन 2 इंटू 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बस। अब लास्ट स्टेप आ गया हमारी, ये जो इंटीग्रल था वो सारा का सारा लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, कैंसिल करके कितना आएगा a²। इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, और जो थीटा के साथ है वही नीचे 0 से π/2 रखते हैं वैल्यू। a² ऐसे कैसा, यहाँ पे थीटा की जगह π/2 रखा, प्लस sin 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस, अब 0 लोअर लिमिट करनी है, 0 पुट की तो 0 माइनस साइन 0 तो 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल किया, साइन पाई पे वैल्यू कितनी होती है, ये भी 0 होगी। तो कुल मिला के बचा क्या, a² π/2 या फिर π/2 a²। तो ये एरिया आ जाएगा इस पोलर कर्व का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा, π/2 a²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल ओवर दिस डोमेन। अच्छा, डबल इंटीग्रल देखो एक बार, ओवर दिस कर्व, इसका इंटीग्रल निकालना है dx dy। कर्व क्या दे रखी है, ये बड़ी कर्व है। हम क्या करते हैं, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x की जगह r cos थीटा रख देते हैं, y की जगह r sin थीटा, और dx dy की जगह क्या आ जाएगा, r dr d थीटा। और लिमिट देखेंगे, इसकी लिमिट कहां से कहां तक बनेगी, ये देखो लिमिट बन जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1, रेडियस कितनी है 1 है इस सर्कल की, और थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। बस अब इस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर देते हैं 0 से π/2, 0 से 1, यहाँ पे इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा r² sin स्क्वायर थीटा, गुणा में ये r dr d थीटा। r कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे 5 बार है, तो r की पावर 5 होगी। और यहाँ पे क्या बना cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dr d थीटा। ये डबल इंटीग्रल हो गया π/2, सॉरी 0 टू π/2 और 0 टू 1। अच्छा, इंटीग्रल को हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने के बाद क्या आएगा वो देखो, मतलब r वाला इंटीग्रल अलग कर देते हैं और थीटा वाला अलग कर देते हैं। तो 0 से 1 r की पावर 5 dr इंटू 0 से π/2, क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, और नीचे वाले का भी स्क्वायर करना 4 आ जाएगा, साथ में डी थीटा।
अब इसका इंटीग्रल करोगे आर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 6/6, 0 से 1 लिमिट पुट करते हैं, गुणा में 1/4 बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, लीनियर पावर में। लीनियर पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2x अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से एक चीज और ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे एंगल का 2 गुना है, यहाँ पे 2 थीटा है तो एंगल का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 थीटा। तो हमें इसका इंटीग्रल करना है π/2 तक, किसका, 1 माइनस कोस ऑफ 4 थीटा बाय 2, इसका इंटीग्रल करना हमें। अच्छा, इसकी लिमिट पुट कर दे तो 1/6 हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे, ऐसे कैसा, यहाँ से 1/2 भी बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, जो थीटा के साथ है वही नीचे आ जाएगा। लिमिट पुट कर देते हैं 0 से π/2। ये कितना हो गया, 6 चौके 24, दूनी 48, 1/48 तो ये हो गया। लिमिट पुट करो, थीटा की जगह π/2 माइनस 1/4, ऐसे कैसा, साइन 4 गुणा π/2 माइनस लोअर लिमिट करते हैं, थीटा की जगह 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 बचेगा कुल मिला के। इसको कैंसिल किया तो ये बचा साइन 2π, साइन 2π पे वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, तो 1/48 इंटू π/2, ये कितना आ जाएगा, π/96। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा, π/96। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इफ f of x y is equal to x into y upon under root x square plus y square, if x y not equal to 0 को एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, देन वी हैव टू फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड सो ऑन। चलिए पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x, y इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when x, y not equal to 0, 0 and this is 0 if x, y is equal to 0, 0। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे पहले 0, 0 पे। अगर वो फंक्शन की वैल्यू 0, 0 के बराबर आ गई, मतलब इसकी लिमिट 0 पे 0 के बराबर आ गई, तब हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स वाई हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि x प्लस वाई का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल पता है। और x माइनस वाई का स्क्वायर भी 0 या 0 से बड़ा होता है, ये भी पता है। दोनों के एक साथ लेके चलते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी पता है। 2xy को इस तरफ भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। अच्छा, केस कोई सा भी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस है वो किससे बड़ी होगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस, या तो माइनस या प्लस, तो मतलब इसका मोड लिख देते हैं, इससे बड़ी होगी ही होगी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ भेज देते हैं कि मोड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये चीज तो हमारे फंक्शन में यूज हो रही है। देखो अब फंक्शन में देखो, हमने क्या निकाला, मोड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है वो देखो, ये दे रखा है हमारे पास ये फंक्शन, इसकी लिमिट निकाल लें 0 पे। तो ये चीज किससे छोटी होगी, ये चीज इससे छोटी है, तो यहाँ पे ये रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर आधी है, तो आधी पावर से आधी कैंसिल करेंगे तो ऊपर आधी पावर बच जाएगी, मतलब अंडर रूट बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट 0 पे निकालनी है। जब x 0 पे जाएगा और y भी साथ के साथ 0 पे जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी भी तो 0 की तरफ जाएगी। तो मतलब लिमिट ऑफ f ऑफ x कॉमा y, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0। और फंक्शन की वैल्यू भी तो 0,0 पे क्या दे रखी है, 0 ही तो दे रखी है, तो लिमिट भी वैल्यू के इक्वल आ गई। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये फंक्शन 0,0 पे कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस होगा, तो ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z प्लस mod ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अच्छा एक चीज बताओ, cos ऑफ x प्लस आयटा साइन ऑफ x का मोड लिखना हो तो ये मोड किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अंडर रूट कर देते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कुल मिला के अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मोड क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ z1 माइनस z2। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। z1 की जगह मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z, तो mod ऑफ z प्लस mod ऑफ दिस सेकंड जो नंबर दे रखा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों के डिफरेंस से। दोनों का डिफरेंस मतलब इसमें से ये माइनस करना है, z माइनस z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस आयटा साइन ऑफ अल्फा से z से z कैंसिल हो गया, मतलब ये इसके मोड से बड़ा होगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, और इसका मोड अभी निकाला था, क्या आया था, 1 आया था, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस, मतलब डेरिवेटिव दे रखा कुल मिला के, x माइनस 1, x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड x माइनस 4 रेज़ पावर 4, देन y विल हैव लोकल मैक्सिमा। अच्छा y का लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते हैं हम। डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तब हम कहते हैं कि लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है डेरिवेटिव का साइन चेंज तो वो होगा लोकल मिनिमा। तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से आएंगे, इनको 0 के इक्वल रखने के बाद क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू 3, और इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू 4। तो हमारे पास इंटरवल कौन कौन से बनेंगे, ये देखो अब हमारे पास इंटरवल कौन कौन से बने, लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4, ये रियल लाइन है। अच्छा एक इंटरवल तो ये बना 1 और 2 के बीच में, दूसरा 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 4 से बड़े और इधर बड़े भी तो हैं। तो हमारे पास ये 4 इंटरवल बने, इन चारों इंटरवल में हमें डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं। पहले मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, या फिर वाई डैश लिखो, किसके इक्वल दे रखा है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 क्यूब एंड एक्स माइनस 4 रेज़ पावर 4। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और इंटरवल कौन से बनेंगे, इन्फिनिटी से 1, दूसरा इंटरवल 1 से 2 के बीच में, तीसरा इंटरवल 2 से 3, और चौथा इंटरवल 3 से 4, और आगे 4 के बाद बड़े 4 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल बनेंगे। इसमें साइन ऑफ चेंज देख लेते हैं। पहले इस इंटरवल में कोई भी नंबर उठाते हैं हम, डेरिवेटिव पे वैल्यू देखते हैं क्या होगी। एट 0 चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 से छोटे नंबर है, 0 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 का स्क्वायर, -3 का क्यूब, -4 की पावर 4। ये अच्छा यहाँ पे पावर इवन है, यहाँ पर भी पावर इवन है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका तो कोई रोल नहीं है, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पावर क्या आएगी, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी पावर 1 है, तो मतलब ये तो नेगेटिव आया।
और इसको चेक करेंगे, ओड पावर है नेगेटिव नंबर की, ये भी नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया। तो मतलब इस इंटरवल में तो ये कैसा है, पॉजिटिव है फर्स्ट इंटरवल में। अब बारी आई सेकंड इंटरवल की। सेकंड इंटरवल में हम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1.5 ले लेते हैं, और ये किस इंटरवल में है, बिलोंग्स टू 1,2। इस इंटरवल में चेक करेंगे साइन कैसे है। चलिए साइन चेक करते हैं। अच्छा 1.5 में से 1 माइनस करेंगे, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद इसके ऊपर तो स्केयर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 1.5 में से 3 माइनस करना है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर 3 है तो ये तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे पावर 4 है तो ये तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो कुल मिला के एक बार नेगेटिव आया तो ये साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। फर्स्ट इंटरवल में कैसा साइन आया, पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। आगे देखो, अब चेक करना हमें इस इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में 2.5 उठा लेते हैं। थर्ड इंटरवल में 2.5 लिया हमने, थर्ड इंटरवल में बिलोंग्स टू 2,3। अब इस पे चेक करते हैं, 2.5 में से 1 घटाते हैं, x की जगह 2.5 रखा है तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पहले स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव बना रहेगा। यहाँ पे 2.5 में से 3 माइनस करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव की पावर फिर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव की पावर ओड करेंगे तो वो भी नेगेटिव रहेगा। तो ये टर्म कैसी आई थी, पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या आई, पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर था। उसके बाद नेगेटिव टर्म आई, और इसमें रखेंगे ये भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो साइन कैसा रहा ये हमारा, कुल मिला के नेगेटिव इस इंटरवल में। अब इस इंटरवल में चेक करते हैं 3 to 4। 3 to 4 में 3.5 ले लेते हैं हम। 3.5 जब x की जगह 3.5 रखते हैं, 3.5 बिलोंग्स टू 3,4 यहाँ पे रखा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड फैक्टर के ऊपर पावर 2 है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे 3.5 में से 3 को घटाना है अब, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव की बार कितनी मर्जी करो तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, और आगे फिर से पॉजिटिव है। तो कुल मिला के सारे क्या आए, पॉजिटिव आए। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में तो ये कुल मिला के ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट इंटरवल, ये इंटरवल, इस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठा लेते हैं हम, 5 उठा लेते हैं। अच्छा 5 में से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया। आगे 5 में से 2 घटा के फिर स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और नेक्स्ट पावर 4 है तो ये भी पॉजिटिव। तो कुल मिला के क्या आया, पॉजिटिव। तो जो हमारा साइन चेंज हुआ वो क्या कैसे कैसे हुआ, देखो एक बार यहां से साइन चेंज हुआ हमारा। फर्स्ट इंटरवल में क्या था, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव था। सेकंड इंटरवल में क्या हुआ, नेगेटिव। फिर क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी फिर क्या हुआ, नेगेटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव, नेगेटिव और 2 बार पॉजिटिव। ये साइन चेंज हुआ हमारा। ये किस पे हुआ साइन चेंज, 1 पे। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 1 से पहले पॉजिटिव है, 1 के बाद नेगेटिव आया, तो मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगा। साइन चेंज, इसका डेरिवेटिव का साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ मिनिमा किस पे होगा, जब साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। नेगेटिव से पॉजिटिव कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है 3 पे, तो 3 से पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा था, तो x इज इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे चंडीगढ़ के जितने भी पेपर हुए टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के, उसमें जो मैथ पोर्शन आया था पार्ट बी में, तो हमने वो सोल्व किया। चाहे वो पेपर 2015 का हो, चाहे 2019 का हो, 2022 का हो, या फिर 2025 का हो, और एक रेगुलर भर्ती आई थी 2024 में, चाहे ये पेपर। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस पेपर को तो जरूर सोल्व करना है, उनको अच्छे से करके जाना है, चाहे वो पेपर एसएससी के हो या फिर रेगुलर भर्ती के हो, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।